आपके ऊपर करीब करीब 86 सूचना के अधिकार के तहत मामले आए। आपने जवाब भी दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 86 एक मुखिया से 86 बार सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा। इस पर आप क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये सूचना के अधिकार, बहुत बढ़िया चीज है। सूचना मांगना खराब बात नहीं है, लेकिन हमारे के यहाँ मतलब नामित 3 ही लोग ऐसे जो हमसे सूचना के अधिकार का मांग, या तो वो कार्य को अवरुद्ध करना चाहते हैं और नहीं तो पंचायत के जनता के सबसे बड़े हितैषी हैं। हम तो यही समझते हैं। हम पे सियासी सूचना का अधिकार लगा। आप बताइए कि हम सियासी सूचना का अधिकार के लेके हम अपना बैग झोला लेके पटना आते जाते परेशान है। जैसे कि उनके द्वारा ही हमारे पे ब्लेम लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया कि मुखिया जी अपने ऑफिस का संचालन अपने निजी मकान में कर, मुखिया जी दबंगई से ग्राम सभा का संचालन कर। हम पूछते हैं पिछले जो यहाँ के मुखिया थे कि अगर हम ऑफिस का संचालन अपने निजी मकान में करते हैं तो आपके पास कोई स्पेशल दफ्तर आपने बना रखा था क्या? कि हम अगर 30% कमीशन लिए हैं तो हमको ये बात को कौन बोलेगा? जिससे हम कमीशन लिए हैं वो हमको बोलेगा, या वो कहीं लिखित सूचना देगा? जिससे हम पैसा लिए हैं वो कहीं लिखित सूचना दे कि मुखिया जी हमसे 30% कमीशन मांगते हैं। वो सूचना डीडीसी को दे, वो सूचना डीएम को दे, लेकिन ऐसा अभी तक कहीं भी कोई रिपोर्ट नहीं मांगा गया है। ये 3 आदमी के द्वारा हम पे एलिगेशन लगाया था मुखिया जी पैसा। गौतम जी कह रहे हैं 3 आदमी, आप खुल के नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? उनको नाम लेने में कोई आपको डर लग रहा है? हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है मसौढ़ी प्रखंड के बिर्रा पंचायत में, और यहां से वर्तमान मुखिया हैं कुलवदन देवी। फिलहाल इस बार के चुनावी मैदान में उतरी हैं उनकी बहू बिमला देवी, और हम बात करने आए हैं बिमला देवी के प्रतिनिधि और उनके पुत्र गौतम कुमार जी से। गौतम कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मसौढ़ी में युवाओं का एक चेहरा, हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इस चुनावी मैदान में इस बार किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और क्या तैयारी चल रही है। गौतम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। जी भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए वक्त निकाल के बिर्रा आए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से सारा कुछ हम कहेंगे। जो भी पंचायत को मैसेज देना होगा आपके चैनल के माध्यम से ही बोलेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी वर्तमान में आपकी दादी रही हैं मुखिया, और इस पंचायत को माना जाता है, खास करके बिर्रा पंचायत को, कि ये संस्कारी पंचायतों में से एक ऐसे वृद्ध महिला को उन्होंने मुखिया बनाया जो एक पूरे इस कहिए जिले में एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि ऐसे वृद्ध और इतनी उम्रदराज महिला पहली बार चुनी गई है। ये पूरे जिले में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके लिए आपको बधाई। लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। इस बार माता जी को आपने चुनावी मैदान में खड़ा किया है, इसके पीछे का राज बताइए। सबसे पहली बात कि पिछली बार ही जब 2016 में चुनाव हो रहा था यहाँ पे, पिछली बार ही माता जी को चुनाव लड़ाना था, लेकिन महिला आरक्षित सीट था यहाँ बिर्रा पंचायत में। तो हमारे यहाँ जो भी महिला वोटर का नाम था उस सारे नाम को हमारे अपोनेंट के द्वारा कटवा दिया गया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था। अंत में हमने देखा कि हमारी दादी जी का नाम अभी वोटर लिस्ट में है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि दादी जी को ही चुनाव मैदान में लाना है, और लोगों का स्नेह प्यार मिला, लोगों ने उनको जिताया भी। और इस बार जहाँ तक बात है तो दादी काफी वृद्ध हो चुकी हैं, 92 वर्ष उनकी उम्र हो गई है, तो दादी अब उस लायक नहीं रही कि पंचायत को संभाल पाए, पंचायत को चला पाए। इसलिए हमने इस बार डिसीजन लिया, हमने क्या पूरे हमारे समाज ने डिसीजन लिया कि इस बार माँ को ही चुनाव लड़ाएंगे। तो माँ इस बार चुनाव लड़ेगी, चुनाव मैदान में हुई है। मतलब इस बार दादी जी काफी वृद्ध हो चुकी हैं और वो अस्वस्थ रहती हैं, इस वजह से यहाँ के पंचायत के लोगों ने इस बार उनकी बहू, या यूं कहें कि गौतम जी की मां को इस बार चुनावी मैदान में खड़ा किया है, और उनका नामांकन भी हो चुका है। चलिए गौतम जी, एक बात तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से दादी को जिस बार सपोर्ट मिला था और इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने जीत हासिल की थी, वैसे वृद्ध महिला जो आपकी दादी रही हैं, तो उनके जो कार्यकाल रहे हैं इन 5 सालों में, आप प्रतिनिधि के तौर पर काम किए हैं, इन 5 सालों के कार्यकाल की रूपरेखा बताएं। सबसे बड़ा चीज है कि संतुष्टि, तो हम एज ए प्रतिनिधि यहाँ काम किए हैं, तो संतुष्टि ये पब्लिक बताएगी कि क्या हम उनके कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। जो हमको 5 साल अवसर मिला काम करने का, तो 1 साल तो बीच में कोरोना काल ही रहा, और कुछ मतलब ग्रामीण पॉलिटिक्स के कारण हम भी करीब 7-8 महीना साल भर उलझे रहे। उसके बाद हमको मोटा मोटी ये मान लीजिए कि 2.5 साल हमको मौका मिला काम करने का पंचायत में। तो हम ये दावे के साथ कहते हैं कि पंचायत में जितने वार्ड हैं, हर वार्ड में नल जल के अलावे भी हमारा काम है। नल जल के अलावे भी मतलब नली गली है, पीसीसी है, नली है, ढाकम सहित जो नली बनता है उसको भी हमने कई वार्डों में बनवाया है। हमारे कार्यकाल से जो पूर्व का यहाँ काम था, खास करके हम मतलब अपने गांव की बात बता रहे हैं, जो इस पंचायत का मुख्यालय है वहाँ मतलब इस तरह से
काम था कि लोग आने जाने में एक से दूसरे गली में लोग आने जाने में असमर्थ थे। हमारे ही एक वार्ड है यहाँ छोटकी बेर्रा वार्ड संख्या 8 में आता है। वहाँ का ऐसा चीज था कि लोग अपने गली से निकल के बाहर आने के लिए सोचते थे। हमने काम किया है, महादली टोला है हमारा, तो करीब करीब हम लोग 150-200 घर का पानी मतलब नदी में जाके हम लोग गिरवा दिए नाली के माध्यम से। तो ये सब काम है, काम तो होते ही रहता है। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई 5 साल के कार्यकाल में अगर 5 साल सही से चलाने के लिए भी हमको मिल जाता तो हम समझते कि भाई हम कुछ काम ढंग के कर पाते, लेकिन हमको तो 2-2.5 साल ही मिला। और 2-2.5 साल में ही जो काम हम किए हैं, जो दावा के साथ कह सकते हैं कि पिछला 15 साल 3 टर्म कोई मुखिया रह के भी नहीं किया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारा काम है। नली गली तो कोई मुखिया बनेगा तो नली गली का काम, नल जल का इस सरकार का योजना है वो करवाए गए। उसके अलावा जो योजना है कबीर अंत्येष्टि योजना है, तो कबीर अंत्येष्टि में योजना इस आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। कबीर अंत्येष्टि योजना है कि कोई भी गरीब घर का आदमी जो खास करके बीपीएल धारक है, अगर वो उनके यहाँ कोई आदमी मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो उनको 3,000 रुपये सरकार के यहाँ से एक राशि देने का प्रावधान है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ही हम सरकार को भी यही कहेंगे कि आप जो कमिटमेंट करते हैं पंचायत के प्रतिनिधियों से कि 3,000 रुपया उनको देना है, तो आप रिकॉर्ड क्यों नहीं हर साल मांगते हैं कि भाई कितने लोग आपके यहाँ मरे हैं, कितना आपको पैसा मिला। आप 30,000 और 35,000 रुपया भेज के पंचायत में छोड़ देते हैं। एक बार 30,000, एक बार 1 लाख हमारे पंचायत में मिला, 1,30,000 रुपया। मरने वाले का संख्या 2.5 लाख में है यहाँ। और पब्लिक बोलती है, जो हमारे अपोनेंट वाले हैं वो सवाल उठाते हैं कि मुखिया जी पैसा खा गए। आप भाई हिसाब कर लीजिए ना कि मुखिया जी को मिला कितना, हम खाए कितना। ये तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। और आप जैसा कह रहे हैं, ये सिर्फ एक पंचायत की समस्या नहीं है, बल्कि अन्य पंचायतों में भी कई मुखिया जो है उनका 2.5 से 3 लाख रुपया सरकार के यहाँ कर्ज है, खास करके कबीर अंत्येष्टि को लेकर के। चूंकि अब सरकार ने उस नियमावली कुछ चेंज किया है कि उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है और सारे कागजात हैं, दस्तावेज हैं जो लगाना है, उसके बाद ही पैसा रिलीज होता है। तो इस वजह से ये कहना कि ये पैसा या राशि मुखिया जी खा गए, ये तो गलत, सरासर ये गलत है। ये तमाम लोगों को भी सोचना चाहिए, जो आप चैनल देख रहे हैं, जो आरबीएस न्यूज को देख रहे हैं, और जो पंचायत के लोग हैं, वो बिल्कुल इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि अगर कबीर अंत्येष्टि के तहत आप लाभुक हैं तो आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप सारे दस्तावेज जमा करेंगे। उस समय चूंकि ये वैसे लोगों के लिए है जो निहायत ही गरीब हैं और जो दाह संस्कार भी नहीं कर पा सकते हैं अपने शव जो है उनका, उनके परिजन का, ऐसी स्थिति में उनको पैसा दिया जाता है। हालांकि कई मुखिया ऐसे हैं जो सक्षम हैं, खुद के पैसे से वो देते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी ऐसा, हमारा तो ऐसा मतलब व्यवहार रहा, जैसे कि योजना जो बिहार सरकार का है या 14वीं वित्त आयोग है मुखिया का, वो केंद्र सरकार का योजना है। तो ये योजना के अलावा भी एक चीज है जो सब मुखिया में होना चाहिए, वो है इंसानियत। इंसानियत कहता है कि अगर आप प्रतिनिधि बने हैं 5 साल के लिए, जनता ने आपको चुन के भेजा है कहीं काम करने के लिए, तो खास करके अपने पंचायत की हम बात बता रहे हैं कि अगर रात में भी किसी का देहांत हो जाएगा तो हम उससे यहाँ पहुँचेंगे, बस का व्यवस्था कराएंगे। अगर कोई महिला है उसको भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी हम चाहते हैं कि यहाँ से ले जाकर हॉस्पिटल तक पहुँचाएं। किसी का बच्चे का शादी है तो उसको अपने खर्चे पे शादी को करवाएं। देखिए आज हम हैं, कल हो सकता है जनता, भाई सब कुछ मालिक, चुनाव है, मालिक जनता है, तो ये किसी का मतलब है नहीं कि बिल्कुल हम ही कंटिन्यूअस रहेंगे यहाँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आज जो भी कल हमारा नॉमिनेशन भी था और आपको चैनल के माध्यम से बताते हैं कि नॉमिनेशन में यहाँ से हमको मसौढ़ी जाने में 4 घंटा 5 घंटा समय लगा। हमको नहीं लग पाएगा हम मतलब नॉमिनेशन कर सकते हैं वहां तक जाके। ये कल भी आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे थे, इतना भीड़ हो गया था। तो हम कल इतना खुश, अंदर से हम थे खुश, हमारे ग्रामीण भी खुश थे। कम से कम इतना जन समर्थन मिला, जो हम 5 साल काम किए वो आज देखने के लिए मिल रहा था। मतलब आप कह रहे हैं कि लोगों का भरपूर समर्थन है, और इस बार जब आप नामांकन में गए तो और उत्साह बढ़ा लोगों का सपोर्ट और लोगों का समर्थन देख करके, ऐसा कहना है। मुखिया प्रतिनिधि से हम बात कर रहे हैं, बिर्रा पंचायत में हम हैं, और इस बिर्रा पंचायत से वर्तमान मुखिया हैं कुलवदन देवी, और इस बार प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी हैं बिमला देवी, और गौतम कुमार जी जो प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। सीधी बात उनसे हो रही है। मुखिया जी, एक बात बताइए, इन 5 सालों में आप कह रहे हैं कि 2.5 साल ही हमको मौका मिला काम करने का, और इन 2.5 साल में आपका मोटे तौर पर अगर बात समझें हम, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि एक मुखिया को 5 साल काम करने के लिए काफ़ी नहीं है और समय चाहिए। तो आप जनता से दूसरी बार जब चुनाव मैदान में आए हैं तो आप जनता से समय मांग रहे हैं कि हमें 5 साल का और समय दीजिए? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि 5 साल अगर मौका मिलता तो उसमें कुछ कर सकते थे। हमको 2.5 साल ही मिला तो 5 साल सरकार ने हमको 5 साल ही दिया। लेकिन इंटरनली जो यहाँ चल रहा है, उधेड़ बुन चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कागजी जो यहाँ लड़ाई हो रही है, उसके माध्यम से हमको
2.5 साल मिला। तो ये पूरे मतलब पंचायत की जनता भी चीज हो जानती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ये मानते थे कि 5 साल में इसको हम अपने कागजी दाव पेच से या अपने जो भी फिजिकली दाव पेच से हम इसको बैठा देंगे, तो मैं उनको मैसेज यही देना चाहता हूँ, वो भी लोग भी जान रहे होंगे चैनल के माध्यम से, अगर वो कहीं सुन रहे होंगे तो सुने हमारी बात को, कि 5 साल नहीं आने वाला, जब तक हम यहाँ पंचायत प्रतिनिधि रहेंगे तब तक उनको क्या, उनके जैसा अगर 4 भी अगर हमारे विरोधी आ जाएंगे, हम बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो भी जानते हैं काम का, जहाँ तक बात रहा तो हमको जानते हैं कि काम ये कैसे करता है, नहीं करता है, हमारा काम बोलेगा। गौतम जी, सवालों का सिलसिला तो शुरू है। पहले ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 2.5 साल ही हमको मौका मिला काम करने का। इन 2.5 सालों में अगर बात करें मुखिया फंड की, तो कितनी राशि आपने विकास योजनाओं में खर्च किया? तो 14वीं पंचम और 7 निश्चय में जो भी सरकार ने फंड दिया था, हमने सारे पैसे खर्च करके पंचायत में लगा दिया है। वो 2.5 साल में भी हमारे यहाँ कोई पैसा अभी हमारे खाते पे नहीं है, बिल्कुल वो पंचायत के सीधे धरातल पर उतरा हुआ है पैसा। सवाल यह है कि ये बिर्रा पंचायत अन्य पंचायतों से पिछड़ क्यों गया? इन विकास के कार्यों में कहा जाता है कि बिर्रा सबसे पीछे है। सिलवार ढंग से पूरे पंचायत का हम बता देते हैं क्या हमारे के यहाँ चला। और खैर बिर्रा मुख्यालय है, बिर्रा का तो बात ही नहीं कर सकते हैं, बिर्रा में तो हर वार्ड में काम हुआ है। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, सरकार ने जो वार्ड सचिव का एक निर्णय लिया कि हर वार्ड में एक वार्ड और सचिव बनेंगे, तो ऐसा भी कहीं कहीं हुआ है सर कि वार्ड और सचिव का एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठा, मुखिया का वार्ड से तालमेल नहीं बैठा, या वार्ड हो सकता है किसी अपोनेंट वाले के पक्ष में है, उस कारण से कुछ रफ्तार वहां धीरे हुआ काम का। बात रह गया बिर्रा के अलावा गेल्ला बीघा है, हमारे के यहाँ बदरी बीघा है, बलेठा है, माया बीघा है, महुआ बीघा है। तो महुआ बीघा गाँव में जाके ग्रामीण वहाँ बताएंगे कि यहाँ क्या कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, वो लोग बताएंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से वहाँ भी जाएं और पूछें उन लोग से, या किसी भी गाँव में, हम तो खुला बोलते हैं, किसी भी गाँव में जाके। यहाँ एक गाँव है 12 नंबर वार्ड है, वहाँ प्योर मुस्लिम वोटर वहाँ निवास करते हैं हमारे के यहाँ। तो हम वहाँ के 2 टर्म मुखिया रहे हैं सर, पहले वहाँ के 2 टर्म मुखिया नसीमुद्दीन मलिक जी रहे हैं। लेकिन हम तो छाती ठोक के बात को बोलते हैं कि जो काम वो 10 साल में नहीं किए, हम 5 साल में वो काम करके वहाँ दिखाएं। वहाँ के पब्लिक बोली, खैर वोटर जनता मालिक है, वो किसी के पक्ष में जाए। क्या आपको ये नहीं लगता है कि पंचायत विकास के मामलों में पिछड़ गई है अन्य पंचायतों से? तो ऐसा तो नहीं है सर कि हमारे पंचायत के अलावा किसी दूसरे पंचायत में जो फंड आया वो हमसे बढ़ के आया, ऐसा तो कुछ नहीं। जो पंचायत को फंड हमको मिला, वो पंचायत को यहाँ मिला, नदौल मिला, भैंसमा मिला, बारा मिला, तिनेरी मिला। क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं कि बिर्रा पंचायत विकास के मामलों में पीछे है? 7 निश्चय का बहुत सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है। मैं वो भी बताना चाहते, क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ 7 निश्चय में काम नहीं हुआ। 7 निश्चय में काम मुख्यतः भी सरकार का जो प्राथमिक योजना है नल जल, तो नल जल का काम तो करीब करीब है। हाँ, मतलब 2 जगह ऐसा यहाँ है जो डायरेक्ट अभी मोटर का सप्लाई है, वहाँ टंकी भी लगा है, लेकिन सिंटेक्स नहीं लगा है उसके ऊपर। तो खैर ये विकास का काम है, चलते ही रहेगा, आगे पीछे होते रहता है। नहीं, मैं पंचायत सरकार भवन की बात कर रहा हूँ कि पंचायत सरकार भवन नहीं बना। हमारे के यहाँ अभी 3 एकड़ 43 डिसमिल जमीन है, यहाँ गरमजरुआ जमीन है। यहीं हमारे बिर्रा में एक डाक स्थान बोलते हैं, जगह का नाम है। 3 एकड़ 43 डिसमिल जमीन है, लेकिन जैसे सरकार के पास हमने पेपर पहुँचाया, DDC के यहाँ हमने पेपर पहुँचाया कि भाई हमारे के यहाँ भी सरकारी भवन होना चाहिए, पंचायत का मुख्यालय है बिर्रा, यहाँ भी पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए। उसके बावजूद जैसे पेपर वहाँ तक पहुँचाया, तो उसके माध्यम से फिर CO को जांच मिला, अंचलाधिकारी को जांच मिला, क्या बिर्रा में जांच कीजिए कि आखिर जमीन की वस्तुस्थिति क्या है। वो जब यहाँ तक पहुँचे तो उसके बाद सारा कुछ करके भी उन्होंने दिया, लेकिन एक उसमें चेकलिस्ट भराना था सर। उस चेकलिस्ट में लिखा हुआ था कि जो पंचायत सरकार भवन बनेगा मुख्यालय में, बनना मुख्यालय में ही है, बनना है, उसके 100 मीटर के दायरा में कोई नदी, पानी, आहार नहीं रहेगा। उसमें सर हम इस कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए हमारे का पंचायत सरकार भवन का काम अधूरा रह गया। लेकिन अगला बार वादा करते हैं, यहाँ की जो धार्मिक न्यास बोर्ड की ज़मीन है, तो हमारे जो महंत जी हैं वो हम मतलब एक कमिटमेंट किए हैं कि अगला बार चुनाव जीत के आओ और यहाँ ज़मीन देंगे, उसके बाद उसी में पंचायत सरकार भवन को बनाया जाएगा। तो क्या लगता है कि इस बार जब मान लीजिए आपकी माता जी जीत कर आती हैं, तो पंचायत सरकार भवन जो है, क्या उसे अपनी प्राथमिकता मिलेंगे? बिल्कुल, वो पिछले बार से ही हमारे प्राथमिक योजना में है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़मीन के अभाव में हम कुछ नहीं कर पाए। चाहते तो कि हम भी बनाना, और सरकार ने पैसा भी मतलब पंचायत सरकार भवन के लिए, जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन एक्वायर हुआ, वहाँ पैसा एडवांस दिया जा रहा है, लेकिन हम विवश थे, हमारे पास जमीन की उपलब्धता नहीं थी, इस कारण से हम पंचायत सरकार भवन नहीं बनाए। हालांकि एक चीज आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का सारा कार्य संपन्न हो चुका है।
अगले बार जीतने के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र बनना ही बनना है। उसका सारा पेपर वगैरह फुलफिल होके और डीएम के यहाँ से वो सचिवालय में चला गया है, वहीं से विभाग के माध्यम से ही उप स्वास्थ्य केंद्र बनना है। उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनना है इस पंचायत मुख्यालय में, ताकि यहाँ के लोगों को चिकित्सीय सुविधा आसानी से घर में मिल जाए। गौतम जी, मैं एक जरा सा सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ कि सरकारी योजनाओं में अनियमितता करने का आरोप आप पर लगा, और ये भी कहा गया कि कई योजनाओं में आपने अनियमितता की, राशि का गबन किया, कई योजनाओं में ठीक से जो काम होना चाहिए था नियमावली नहीं काम किया। आपके ऊपर करीब करीब 86 सूचना के अधिकार के तहत मामले आए। आपने जवाब भी दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 86 एक मुखिया से 86 बार सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा। इस पर आप क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये सूचना के अधिकार, बहुत बढ़िया चीज है। सूचना मांगना खराब बात नहीं है, लेकिन सूचना वैसे चीजों को मांगे, और सूचना हर पब्लिक का अधिकार है मांगने का। लेकिन हमारे के यहाँ मतलब नामित 3 ही लोग ऐसे जो हमसे सूचना के अधिकार का मांगे, या तो वो कार्य को अवरुद्ध करना चाहते हैं और नहीं तो पंचायत के जनता के सबसे बड़े हितैषी हैं। हम तो यही समझते हैं हम पे सियासी सूचना का अधिकार लगा। आप बताइए कि हम सियासी सूचना का अधिकार के लेके हम अपना बैग झोला लेके पटना आते जाते परेशान है। किस तरह के मामले? जैसे कि उनके द्वारा ही हमारे पे ब्लेम लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया कि मुखिया जी अपने ऑफिस का संचालन अपने निजी मकान में करते, मुखिया जी दबंगई से ग्राम सभा का संचालन करते। हालांकि जिला से भी टीम आया है, जांच करके यहाँ से गई है। हालांकि आज तक कोई उस तरह के हमारे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा है कि आप पैसा गबन का आरोपी हैं। सूचना के अधिकार के तहत जो आपने जानकारियां आपसे जो मांगी गई, तो उसमें आरोप भी लगाया गया कि इनमें सरकारी अनियमितता जो है उजागर हुई है, या सरकारी अनियमितता की बू आ रही है इससे, और इसी वजह से आपसे जवाब मांग। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमसे जो सूचना का अधिकार मांगा गया, उस सूचना के अधिकार में हमने जवाब भी दिया। और सबसे बड़ी चीज है, हम पंचायत के प्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं जो पूर्व में यहाँ पंचायत के प्रतिनिधि रहे। हम पूछना चाहते हैं कि अगर हम अपने, जैसे हमारा जो ऑफिस का स्वरूप है, अभी हम हमारे कार्यालय में बैठे हुए हैं, तो ये हमारा बैठने का एक स्थान है। हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ रीमा में जो क्लस्टर है वहाँ हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रखवाते हैं। ये बैठने का स्थान है। अब किसी रूप से आपको लगता है क्या कि ये कोई घर है, ये आप भी देख रहे हो। दूसरी बात है कि हम पूछते हैं पिछले जो यहाँ के मुखिया थे कि अगर हम ऑफिस का संचालन अपने निजी मकान में करते हैं तो आपके पास कोई स्पेशल दफ्तर आपने बना रखा था क्या, जिसमें आप ऑफिस का संचालन करते थे, या आपके पास स्पेशल कोई सरकारी भवन था जिसमें आप बैठते थे? हमारे पे एलिगेशन लगाना, ठीक है, एलिगेशन बढ़िया बात है, लेकिन उस तरह का एलिगेशन होना चाहिए जो ऑथेंटिक हो। चलिए, एक बात आप बोल रहे हैं निजी मकान में मुखिया कार्यालय खोल के ये चलाना, इस तरह का सूचना के, इसके अलावा भी 86 मामले हैं। इनमें सिर्फ एक ही बात आप बता रहे हैं, एक ही आरोप बता रहे हैं कि इस तरह के और किस तरीके से आपसे जवाब मांगे गए? हाँ, हम सबसे बड़ी चीज़ है कि हमसे ये बोला गया, कुछ दिन पहले एक मामला आया था 14वीं और पंचम को लेकर कि मुखिया जी 14वीं और पंचम का पैसा भी 7 निश्चित फंड में ट्रांसफर करना था, यानी कि बाढ़ को देना था पैसा। लेकिन वो महोदय को ये नहीं पता है कि पैसा ऑलरेडी कट के ही 14वीं और पंचम में आता है। जो सरकार का 7 निश्चय योजना है वो 14वीं का पैसा 80% और पंचम का पैसा 90% कट के ही मुखिया को मिलता है। उसके बाद जो पैसा मिला उसको मुखिया जी स्वयं उस फंड का संचालन करेंगे, मतलब ग्राम सभा से वो जहां चाहेंगे योजना लेंगे, वो स्वतंत्र है उस योजना को चलाने के लिए। अब इस तरह का मतलब सूचना का अधिकार लगाया जाता है कि 7 निश्चय में हम 30% कमीशन लिए। हम एक चीज मतलब कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम कि हम अगर 30% कमीशन लिए हैं तो हमको ये बात को कौन बोलेगा? जिससे हम कमीशन लिए हैं वो हमको बोलेगा, या वो कहीं लिखित सूचना देगा? जिससे हम पैसा लिए हैं वो कहीं लिखित सूचना दे कि मुखिया जी हमसे 30% कमीशन मांगते हैं, वो सूचना डीडीसी को दे, वो सूचना डीएम को दे। लेकिन ऐसा अभी तक कहीं भी कोई रिपोर्ट नहीं मांगा गया है। ये 3 आदमी के द्वारा हम पे एलिगेशन लगाया था मुखिया जी पैसा। गौतम जी कह रहे हैं 3 आदमी, आप खुल के नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? उनको नाम लेने में कोई आपको डर लग रहा है? कोई डर नहीं भैया, 5 साल तो हम चला लिए, अब क्या डरेंगे इन लोग? तो खुल के बोलिए ना, क्या दिक्कत है? 3 आदमी में एक तो हैं हमारे के यहाँ पूर्व पैक्स अध्यक्ष हैं जो 42 लाख रुपए खूब गबन के आरोपी हैं। एक विजय शर्मा है, एक यहाँ के सरपंच के पति हैं नीरज कुमार, और दूसरे हैं जो पूर्व मुखिया है नसीमुद्दीन मलिक जी, जिनका आज तक रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। 14वीं वित्त आयोग 13वीं वित्त आयोग शायद है, 13वीं वित्त आयोग में मतलब चापाकल लगवाए हैं। चापाकल का मापदंड है, मानक है 1.5 इंची पाइप से उनको बोरिंग से पानी निकालना। अपने निजी आदमी को 6 इंच का बोर करवा के सबको पानी, मतलब ऐसे ही उसका कोई योजना का लाभ किसी को नहीं मिला है। कि उनके यहाँ एक आदमी है अनीकुर रहमान, पिपला में, अनीकुर रहमान के यहाँ चापाकल लगा नहीं है, 25,300 रुपये का निकासी है। जब जांच की टीम पहुंचने जाती है तो आदमी बोलता है कि हम तो जानते ही नहीं कि पाइप कहाँ है, कहाँ चापाकल है। अरे भैया, आप कम से कम आप दूसरे को जो कह रहे हैं कम से कम खुद अपने देख लीजिए कि हमने क्या किया है पिछले 10 साल में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये 3 व्यक्ति जो हैं वो हमारे ऊपर कंप्लेन करते हैं और करते आ रहे हैं। ये तीनों लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों इन्हें पंचायत के विकास से एलर्जी है? क्या ये नहीं चाहते कि इसी पंचायत में अगर हैं तो वो पंचायत विकास करे? ऐसा वो क्यों चाहेंगे कि हमारा पंचायत पिछड़े? सबसे बड़ी चीज है कि 2016 के पहले हम इस पंचायत में कभी रहे ही नहीं। हम कोई पंचायत
पंचायत से कोई मतलब ही नहीं था, ना यहाँ के लोग हमको पहचानता था कि भाई ये किनके क्या हैं। जब इस पंचायत में हम आए, यहाँ के राजनीति में दिलचस्पी रखने लगे, राजनीति करते करते चुनाव जीते भी। उसके बाद शायद इन लोग को ये लगा कि भाई ये आदमी इतने कम समय में इतना पॉपुलर हो रहा है यहाँ पे, इस चीज को लेके हरास करने के लिए ये लोग पीछे पीछे भागते रहे आज तक। पदाधिकारी के द्वारा यहाँ कम से कम सर हमको लगता है कि संभवतः एक मोटा मोटी हम बता रहे हैं 17-18 बार सर जांच हुआ होगा बिर्रा में। बाहर की टीम, मतलब जिला की टीम, प्रखंड की टीम, अनुमंडल की टीम जांच की होगी, लेकिन आज तक कोई भी, हम उनसे पूछते हैं जो सूचना के अधिकार हम पे लगा के मांगते हैं वरीय पदाधिकारी से, हम उनको कहना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऑथेंटिक ऐसा प्रूफ है जो सरकार ने हमको बोला कि हम डिफॉल्टर हैं, हम चोर हैं? अगर हैं तो आप फेसबुक ट्विटर के माध्यम से उसको प्रकाशित कीजिए आप कि हम चोर हैं। चलिए अब बात करते हैं चुनावी तैयारियों को लेकर के। अभी किस तरह की, आप कह रहे हैं कि नामांकन जब हुआ तो उस समय बड़ा उत्साह लोगों में देखा गया, बड़ी संख्या में लोग आए और आप वो उत्साह देकर के गदगद हैं, तो क्या लगता है कि तैयारी किस तरह से चल रही है, ये बताइए। पहले चुनाव की तैयारी के काम दो तरह का होता है, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क होता है कि जब एग्जाम का डेट का घोषणा हो जाता है तो आदमी बंद कमरा में बैठ के 1 महीना पढ़ता है कंटिन्यू कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। स्मार्ट वर्क होता है कि कंटिन्यू अपने तैयारी में आदमी निरंतर जुटा हुआ रहा, ताकि समय आएगा तो हमको इसका जवाब भी ढंग से मिलेगा, जवाब ढंग से मिलेगा और इसका हम बढ़िया तैयारी करके जाएंगे तो हम आंसर भी बढ़िया से दे सकते हैं। तो हमारा यह सिलसिला रहा कि 5 साल चुनाव जीतने के बाद जो 5 साल का हमारा कार्यकाल रहा है, हम सर पटना गया नहीं गए, हम पब्लिक के बीच में रहे हैं, उसके सुख दुख में हम साथ ही रहे हैं, तो पब्लिक ही जवाब देगी समय आने पे। और उसका तो हमको कल ही देखने के लिए मिल रहा था कि भाई जितना पब्लिक हमारे साथ जन समर्थन में, मतलब पब्लिक थे, मतलब मर्द भी उतना ही थे, उससे ज्यादा उत्साहित यहाँ के महिला थी। तो हम भाई मतलब इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि भाई लोग हैं हमारे साथ, और सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे नामांकन में कल इतने भारी संख्या में हमको आशीर्वाद देने के लिए मसौढ़ी पहुंचे। तो क्या लगता है इस बार क्या रिजल्ट होगा? क्या इस बार आपकी माँ जीत पाएंगी? कितने मतों से जीत पाएंगी? मतों की बात तो सर है, जहां तक हम ये बाद में डिसाइड कर पाए कितने मतों से हम जीतेंगे, लेकिन अपने अपोनेंट को तो हमें जरूर बात कहेंगे कि आप अपना ताकत लगा दीजिए हमको चुनाव हराने में, है ना, ताकि ये आपको मलाल न रह जाए कि हम कोई कसर छोड़े हैं मुखिया जी को हराने में यहाँ पे। और हमको नहीं लगता कि वो चुनाव जीत पाएंगे। चुनाव तो यहाँ जीतने के जो भी मैदान में लोग हैं सब अपना अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि चुनाव हमारे पक्ष में रहेगा। पिछले बार की जो तुलना में इस बार आपके मतों में, आपके वोटों में बढ़ोतरी हुई है कि इस तरह के? नहीं भैया, बढ़ोतरी तो इसलिए हम कर सकते हैं, बिर्रा में जो मुख्यालय है वहाँ 5 वार्ड, और 5 वार्ड में तो जो पिछला रिस्पॉन्स मिला था उस बार की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा आसार हैं वोट मिलने का। और जहाँ तक बाहरी स्तर का बात रहा, तो बाहरी स्तर में भी जो भी काम हमारे द्वारा किया गया है उस माध्यम से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वोट पिछला बार से ज़्यादा हमको बाहर में मिले। पिछली बार आपकी माता जी जब थी तो उनका जो मत था जीतने का, जो ये कह सकते हैं कि मतों की जो गणना थी उसमें उन्होंने शायद 268 मतों से वो विजयी हुई। तो क्या लगता है इस बार आप 500 का आंकड़ा पार करेंगे या उसके अधिक पार करेंगे? देखिए, जीत का आंकड़ा नहीं बता सकते हैं कि अभी क्या होगा, चुनाव ऐसा चीज है, जीत का आंकड़ा तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन अनुमानता ये हम बताएंगे कि जीत हमारे पक्ष में होगा, ये हम बताते हैं, क्योंकि हम लोग रात दिन मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि जीत हाथ लगे, और जीत के लिए हम लोग अग्रसर भी हैं। और जो भी हमारे ग्रामीण है, एक हम अकेले नहीं है, पूरे ग्रामीण हमारे हमारे साथ हैं, हर लोग एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं, हर लोग एक दूसरे को चाह रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है, और पंचायत के भी सारे लोग यही चाहते हैं कि जो विकास करे उसी को वोट। पिछले बार आपके दादी की जो प्रतिद्वंदी रही हैं नाजमी परवीन, इस बार भी चुनावी मैदान में है, वो फिर से वही स्थान हासिल करें? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो बात सच्चाई है कि नाजमी परवीन जी ही दोबारा चुनाव लड़ रही हैं बिर्रा पंचायत, और ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो इस बार दूसरे स्थान पर रहेंगे। दूसरे स्थान तो उनको नहीं मिलने वाला है इस बार, इसलिए कि नहीं मिलने वाला है कि उनका जो कार्यशैली है और कार्य करने का तरीका है, उनको अपने गांव में ही गलत साबित होना पड़ा है। क्योंकि ये बात भी सच्चाई है कि वहाँ जो हमने काम करवाया है, जो पिछला 10 साल में नहीं हुआ, वो काम हमने अपने स्तर में, अपने कार्यकाल में हमने 5 साल में करवाया है। तो जहाँ तक हमारा अपना सूझबूझ है और पब्लिक का जो ओपिनियन यहाँ तक आता है कि जनता उनको उनके गाँव से ही नकार, मुकाबला उनसे तो नहीं है। मुकाबला जो है ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि मुकाबला किनसे होगा, लेकिन पिछला बार हमारे जो सेकंड रनर थे वो नाजमी परवीन जी ही थे, लेकिन इस बार भी लगता है कि देखिए जैसा अभी चल रहा है, पब्लिक का ओपिनियन चल रहा है, तो सेकंड रनर वही रहेंगे, हमको जहां तक लग रहा है लड़ाई उन्हीं से रहेगा हमारा। मुखिया जी, एक चीज बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीतने के बाद आप जैसा बता रहे हैं, जीतने के बाद आप दावा कर रहे हैं कि जो काम हुए हैं उससे 4 गुना अधिक काम करें, क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, कैसे जनता को आप इस बात का भरोसा दें? सबसे बड़ी बात है भैया, जब पिछला बार
जब 2016 में हम चुनाव जीत के आए तो ये बात तो सच्चाई है कि पंचायत चलाने का कुछ अनुभव हमारे पास विशेष था नहीं। तो खैर बात कहीं ना कहीं सच्चाई है कि अखाड़े में पहलवान मजबूत होना चाहिए, तब ज़्यादा दाव पेच का मौका मिलता है, कैसे दाव पेच अगला पहलवान लगा रहा है, तो उसी हिसाब से फिर सीखने का ही मौका मिलता है। तो हम तो भाई कहते हैं कि हमारे जो विरोधी थे हमारे लिए गुरु हैं, वही हमको सारा कुछ सिखाए हैं कि राजनीति कैसे करना चाहिए, और उनको ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से। चलिए, ये एक स्वच्छ राजनीति की ये पहचान है जो आपने कहा उनसे ही सीखा है। लेकिन एक बात मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूँ, एक नया चेहरा जिसे मसौढ़ी नहीं जानता था, जो आप क्यों कह सकते हैं कोई परिचय नहीं था, गौतम कुमार अचानक से पिछले बार जब उनकी दादी चुनावी मैदान में आई थी और जीत करके सभी को चौंका दिया था, उसके बाद ये चेहरा मसौढ़ी के सामने आया। तो किन रणनीतियों के तहत गौतम जी, आप जिस समय आए थे उसमें तो लोग जानते ही नहीं थे आपको, लगा था जैसे बाहरी कोई आया है, बाहर का लड़का, युवा चेहरा, और अचानक से आपने ऐसा दंगल मारा, आपकी दादी जीत गई और उसके बाद फिर आप सामने आए, वो रणनीति कैसे बनी? ये सबसे बड़ी चीज़ है सर, पिछला जो 15 साल यहाँ राजनीति हुआ 2001 से लेकर 2015 तक जो भी यहाँ मुखिया रहे, तो पता नहीं उनका कार्य करने का क्या शैली था, लेकिन जनता त्राहिमाम हो चुकी थी उन लोगों से। जनता चाहती थी कि कोई नया प्लेटफॉर्म मिले, नया कोई ऐसा आदमी मिले जो हमारे लिए रात दिन हमारी बातों को सुन सके। पिछला जो मुखिया थे, चुनाव जीतने के बाद वो किसी क्षेत्र में, वो किसी गांव में आना जाना उनका नहीं रहता था, यानी कि पब्लिक से उनका कोई कंसर्निंग नहीं रहता। हमारा गांव ही बहुत बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ यहीं के बदौलत, यहीं के वोट से लोग मुखिया बनते थे, और इतने बड़े गांव के कोई आदमी को पूछने नहीं आता था। हमारे यहाँ महादलित का सबसे ज़्यादा वोट है। महादलित को सर आवश्यकता है पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा, अगर किसी को आवश्यकता है काम का तो महादलित। सर जो मेरा महादलित को कोई पूछने वाला नहीं। हम कहते हैं कि आज हम एज ए प्रतिनिधि रहे 5 साल, उसके सुख दुख में अगर प्रतिनिधि काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? वो सोचता है कि अगर कहीं हम गिरेंगे तो हमारे लिए वही एक है जो हमको मदद कर, तो हमने इस चीज को बखूबी निभाया है। बाकी पब्लिक मालिक है, उसका क्या रिस्पॉन्स हमारे प्रति रहता है ये तो चुनाव में देखना। चलिए हम बात करते हैं महादलित की। बात आपने कही, उन महादलितों के लिए अब तक आपने क्या किया? देखिए सर, महादलित की जहाँ तक बात रह गई तो सरकारी योजना है, नल जल है, आवास योजना है, और जो भी कबीर अंत्येष्टि का योजना है। हमने आपसे पिछले में भी कहा था, पिछले जो बातचीत हो रहा था उसमें भी हमने कहा था कबीर अंत्येष्टि सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हम तो ये बोलते हैं कि 3000 से बढ़ा के उसको और भी ज़्यादा हो जाना चाहिए, ताकि मतलब गरीब आदमी को और उसका लाभ मिल सके। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि हर साल उसका भी ऑडिट हो, जो पैसा का डिमांड प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है उसको पूरा करें, ताकि कार्य करने में और सहूलियत प्रतिनिधि को मिले। दूसरा बात, इससे अलग हट के बात है इंसानियत। इंसानियत क्या कहती है? इंसानियत का ये है, हमारा जो मानना है कि किसी घर में अगर किसी के बच्ची की शादी, सर हम मानते हैं कि हमारे पंचायत ने, किसी भी पंचायत की हम बात करें, पूरे बिहार की पंचायत की बात करें, महादलित का जो अभी सीन चल रहा है, तो मतलब अगर गांव में अगर 100 घर का वो बस्ती है तो वहाँ कम से कम 60 लोग ऐसे हैं जिनका मतलब 2 टाइम का भोजन सर उनको करना आज भी मोहताज पड़ रहा है। उस आदमी को अगर आप उसकी बच्ची को शादी में अगर आप मत करते हैं तो गुनाह नहीं है। हम सरकार से हट के बात कर रहे हैं, सरकारी योजना का हम मोहताज नहीं है, लेकिन अगर उसकी बच्ची की शादी है तो हम उसकी शादी में जाएंगे, उसको मत करेंगे। कोई आदमी अगर मर जाता है हमारे यहाँ, सरकार का योजना न रहे या न रहे, तब पर भी हम उसका मत करेंगे। आज तक किए हैं, उसी का नतीजा है कि आज उनके पुण्य प्रताप से हमें। चलिए, मैं जाते जाते ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपके कार्यकाल कितने लाभुकों को मिला? सर हमारे कार्यकाल में हम मतलब अलग अलग ब्रीफ करके हम मतलब समझा देते हैं। जैसे कि इस 5 साल में सिर्फ यादव समुदाय को हमने 232 आवास योजना का लाभ दिया है, जो पिछला 15 साल में हमको लगता है कि मैक्सिमम होगा 55-56, और ये 5 साल का हमारा रिस्पॉन्स रहा। और महादलित की जहाँ तक बात करें तो उनको हमने 69 हमने आवास योजना दिया है। और जहाँ तक जनरल शेड्यूल का बात रहा था, जनरल शेड्यूल में भी हम बात करेंगे तो एक तो समुदाय का अलग बता दिए, लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है जो जैसे मान के चलिए कुछ अलगढ़ के बिंद है और रमानी जिसको बोलते हैं, तो हर सर जात जो भी यहाँ है पूरे पंचायत में हमने हर जात के मतलब जो व्यक्ति हैं उसको लाभ देने का काम। प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लाभुकों को? 432 है सर हमारे पंचायत में अभी तक। 432, उसमें महादलित की संख्या 69 महादलित की संख्या। आज 432 से बता रहे हैं कि उन्होंने 432 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को लाभ दिया इस योजना का। चलिए, मैं गौतम जी जाते जाते मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इस बार का मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है पंचायत सरकार भवन बनवाना। यहाँ सरकारी उच्च विद्यालय नहीं, ये हमारे रीजन में ही कंप्लीट। हमने अपने मध्य विद्यालय को अपग्रेड करवा के और उसको हमने हाई स्कूल यहाँ करवाया। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता हमारे लिए है कि यहाँ की जो भी बच्ची हैं पढ़ सकती हैं, फॉर्म भर सकती हैं और यहाँ आप 10th पास कर। ये पिछला किसी मुखिया के कार्यकाल में नहीं था। आप युवा हैं और आपसे ज्यादा उम्मीदें युवाओं को हो, तो युवाओं के लिए कुछ योजना, कुछ प्लान? सर सबसे बड़ी चीज़ है
यहाँ पे युवाओं के लिए सर हम पिछला भी बताया कि यहाँ कोई ज़मीन की सर उपलब्धता नहीं, ज़रूरत तो है यहाँ खेल का मैदान हो तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ युवा हैं जो रोज़ कम से कम देखते हैं, हम यहाँ के जो हमारे सड़क है उस पर रोज़ 50 लोग को दौड़ते देखते हैं कि भाई चलो किसी न किसी डिफेंस में या किसी भी बहाली में हो जाएं। लेकिन सर हमारे के यहाँ कुछ ऐसा ज़मीन ही नहीं है जिसके लिए हम कुछ कर सकें। हालांकि अगला बार एक चीज़ का हम दावा कर सकते हैं, अगर गांव के कोई भी आदमी अगर उस तरह के जो ज़मीन को अपने नकदी इजारा जो आप समझते हैं देते हैं वो साल में मतलब जोतने उतने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे सर वो अपने सरकार के नहीं अपने पैसे वो हम 5-6 बीघा ज़मीन को लेके और उसको एक रूप दें फील्ड का, जहां आदमी जा सके, घूम सके, बैठ सके। गौतम जी, जाते जाते मैं अंतिम सवाल आपसे कहना चाहता हूं, आपके जो वोटर हैं, आपके जो मतदाता हैं, उनको इस चुनाव में स्वच्छ राजनीति के तहत क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उनको हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम नामांकन के दिन ही बोल रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद ये लोग जानता है हमारी खासियत को, यहाँ के पब्लिक जानते हैं लोग पब्लिक कि जब भी हम 12 बजे रात में भी इस मुखिया को बुलाएंगे तो हमारे पास ही आएगा, और उनके हम विश्वास पर आज तक खरे उतरे हैं, न दिन न रात, जब भी फ़ोन किया तब भी उनके लिए हम हाजिर रहे हैं। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला समय भी हमारे तरफ से वैसा रहे, जो व्यवहार आज 5 साल में मिला वो आने वाला भी अगला 5 साल रहेगा, व्यवहार में हमारा कोई बदलाव नहीं होगा, अब हुआ है न तब होगा। क्या दूसरी बार कुलबदन देवी की तरह ही बिमला देवी जीत का परचम लहराएंगी? क्या इस बार भी गौतम जी की रणनीति काम आएगी? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए RBS न्यूज मसौढ़ी। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलबीर और सोनू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।